नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था हावी, एक ही काउंटर पर महिला पुरुष की लगी भीड़, मरीज परेशान। धनबाद में शादी के 3 साल बाद विवाहिता की हुई मौत, ससुराल वालों पर लगे उत्पीड़न के आरोप। घाटशिला उपचुनाव पर सियासी घमासान, हेमंत सोरेन के बेल वाले बयान से मचा बवाल, कांग्रेस ने किया समर्थन। दूसरे चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव का गंभीर आरोप, बोले हार के डर से अधिकारियों पर दबाव बना रहा है एनडीए। दो 2005 से पहले बिहार में महिलाओं की स्थिति पर बोले सीएम नीतीश कुमार, सरकार ने बदली तस्वीर, अब जनता तय करेगी विकास का मूल्यांकन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अव्यवस्थाओं की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। इलाज के लिए आने वाले मरीजों को हर रोज किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सोमवार की सुबह अस्पताल परिसर का दृश्य ऐसा ही था, जिसने प्रबंधन की लापरवाही को पूरी तरह से उजागर कर दिया। सुबह 8:30 बजे तक मरीजों की लंबी कतारें लगी थी। तय समयानुसार काउंटर 8 बजे खुलना चाहिए था, लेकिन लगभग आधे घंटे की देरी से खुला। उससे भी बड़ी समस्या यह रही कि महिला और पुरुष दोनों के लिए केवल एक ही काउंटर चालू था। एक ही कतार में सभी को खड़ा किया गया, जिससे अव्यवस्था और भी बढ़ गई। कई मरीजों ने शिकायत करते हुए बताया कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी उन्हें टोकन तक नहीं मिला। वहीं कर्मचारियों ने बताया कि महिला काउंटर की कर्मी छुट्टी पर है, जिसके चलते दोनों का काम एक ही व्यक्ति संभाल रहा था। वहीं मरीजों ने सवाल उठाया है कि अगर कोई कर्मचारी छुट्टी पर है तो क्या अस्पताल प्रबंधन को इसकी पहले से जानकारी नहीं थी? क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया जाना चाहिए था? आप भी सुनिए मरीजों का क्या कुछ कहना है। करीब यहाँ 45 मिनट से खड़ा है। 8 बजे आए हुए थे, अभी 8:45 हो रहा है। अभी तक काउंटर, इतनी सारी काउंटरें होने के बाद भी एक ही काउंटर अभी यहाँ पे ओपन है। मेल फीमेल दोनों एक ही लाइन में लगे हुए हैं, जिसके कारण से हम लोग को मतलब दिक्कत हो रही है। ये सिर्फ वादे होते हैं, ग्राउंड पे ये काम होते नहीं है कि काउंटर खुलने चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं होते। यहाँ पे इतने सारे एम्प्लॉय होने चाहिए, मात्र एक एम्प्लॉय है, 3 काउंटर होते हैं। जब अगर किसी एम्प्लॉय को जब ये सार्वजनिक कोई दिक्कत हो जाता है तो फिर अदर एम्प्लॉय को वहाँ पे हायर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एम्प्लॉय हमेशा मतलब काम पे ही रहे अपना। उनको भी पारिवारिक समस्याएं होती है तो वो छुट्टी पे जाते हैं, तो उनके जगह दूसरे कर्मचारी को यहाँ पे हायर करना चाहिए। एक काउंटर खुला है, जबकि काउंटर नंबर 3 तक है। काउंटर नंबर ठीक है, काउंटर 3 है, लेकिन एक ही खुला है अभी तक। एक आधा घंटा से खड़ा है हम। एक ही काउंटर में सारा मर्ज कर दिया गया, दोनों को, मेल फीमेल दोनों को एक ही में एडजस्ट कर दिया है। आधा घंटा से खड़ा और पहले से भी खड़ा है। हम तो आधा घंटा से खड़ा है, अभी और आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। देखिए क्या व्यवस्था, क्या कहेंगे? कोई व्यवस्था नहीं है। क्या व्यवस्था है? क्या कहेंगे? बोलेंगे व्यवस्था सुधारने के लिए। जो ऐसा स्थिति है, पेशेंट अभी लाइन में उधर दिखाने गए तो बोलते हैं जाओ पर्ची कटवा के लाओ। इमरजेंसी वाला को भी पर्ची कटवाने के लिए बोल रहा है। साफ तौर पर आप मरीजों को सुन पा रहे थे कि किस कदर अव्यवस्थाओं से वो परेशान नजर आ रहे थे। तो अधिक जानकारी के साथ हजारीबाग से सीधे हमारे सहयोगी रुपेश जुड़ चुके हैं। तो रुपेश, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में? कि आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है वहीं पर जो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज है, वहां पर काफी अनियमितता देखने को मिलती है। हर एक काउंटर में अगर देखा जाए तो कई सारी समस्याएं होती है, लेकिन आज की जो समस्या है वो काफी अलग थी। जहां इरफान अंसारी जो डॉक्टरों को निर्देश दिए थे कि वहां पर काउंटर को बढ़ाना चाहिए, वहीं अगर आज की स्थिति सुबह की बात की जाए तो वहां एक ही काउंटर
महिला और पुरुष दोनों के लिए था। और अगर बात करें तो वो भी आधे घंटे लेट से खुला था। जी, तौर पर एक ही काउंटर पर महिला और पुरुष को खड़ा कर दिया गया। ऐसे में प्रबंधन पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ लोगों का कहना था? ये मरीजों का साफ कहना था कि ये जो काउंटर बढ़ने चाहिए थे, लेकिन ये जो घट रहे हैं वो काफी चिंताजनक सवाल भी खड़े हो रहे हैं प्रशासन के ऊपर, जो अस्पताल प्रशासन के ऊपर। वहीं अगर जो वहां पर जो कर्मी थे उनका यह कहना था साफ सुथरा कि जो महिला का टिकट काटती हैं, जो वहां पर टोकन काटती हैं, वो आज छुट्टी में थी, जिसके कारण से यहाँ दिक्कत उठानी पड़ रही है लोगों को। जी रुपेश, कहीं ना कहीं लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर कर्मी छुट्टी पर थे तो क्या इसकी जानकारी प्रबंधन को नहीं थी? इसके जिम्मेदार किसको माना जाए? जी, जिम्मेदार तो इसमें सभी की जिम्मेदारी है। प्रशासन को भी इसमें सतर्कता से जो कड़ा एक्शन है लेना चाहिए। वहीं कुछ दिन पहले जो इरफान अंसारी औचक निरीक्षण पे आए थे, उनसे भी यह जो चूक हो गई थी, ये भी एक सवाल खड़े होते हैं। जहां औचक निरीक्षण जब होते हैं तभी अस्पताल में सारी चीजें नियमित रूप से देखी जाती है, वरना जो नॉर्मल दिन होते हैं उसमें सब अनियमितता से ही चलती है। जी, साफ तौर पर रुपेश, कहीं ना कहीं सवाल तो अब सरकार पर भी उठेंगे और स्वास्थ्य मंत्री के दावे पर भी उठेंगे। लगातार वो औचक निरीक्षण करते हैं, तो क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि मरीज किस कदर परेशान होते हैं और एक ही कतार में महिला पुरुष को खड़ा कर दिया जाता है? क्या कहिएगा रुपेश? जी, इसमें कुछ कड़े एक्शन लिए जाने चाहिए, क्योंकि जो टिकट काउंटर है वो सबसे प्राथमिकता चीज होती है अस्पताल में। कि लोग जब 8 बजे या फिर किसी भी इमरजेंसी में पहुंचते हैं तो डॉक्टर से दिखाने के लिए वो टोकन कटाना बहुत आवश्यक हो जाता है, जिसके कारण वहां पर अगर लंबी कतारें होती है तो अगर 2-3 काउंटर होते हैं तो वो कतारें जल्दी पूरी हो जाती है। लेकिन एक ही काउंटर में महिला और पुरुष दोनों के लिए अगर ये सुविधा हो जाए तो काफी दिक्कतों का सामना होता है। वहीं पर जो मरीज खड़े थे उनका भी ये कहना था कि गर्भवती महिलाओं के लिए एक अलग से भी काउंटर होना चाहिए, जो इतने लंबे समय तक जो लाइन में खड़ी नहीं रह सकती है। जी, साफ तौर पर रुपेश, कहीं ना कहीं जो अलग अलग काउंटर की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन सवाल एक ये भी बनता है, चूंकि आप पहले बोल रहे कि एक तो आधे घंटे लेट काउंटर खुला और ऊपर से जो काउंटर खुला भी वो भी एक ही काउंटर खुला किया और उसमें महिला और जो पुरुष है दोनों को एक ही साथ खड़ा कर दिया गया। लेकिन ये भी एक जी सारी आए हुए थे उस समय, ये किया गया था कि लंबे कतारों से बचने के लिए उसे बताया गया था कि जो ये लंबे जब काउंटर बढ़ जाएंगी तो ये कतारें ऑटोमेटिक है कि छोटी हो जाएंगी, तो जो वहां खड़े रहेंगे उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी, साफ तौर पर रुपेश, कहीं ना कहीं लोगों को लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। एक सवाल ये भी रहेगा रुपेश, चूंकि हम अपने दर्शकों को इससे पहले भी दिखा चुके हैं कि एक तो पहले मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो सड़क है उसकी स्थिति भी काफी जर्जर हो चुकी है। ऐसे में आप बोल रहे हैं कि जो गर्भवती महिला है और अन्य जो मरीज है वो तो पहले ही इतने स्ट्रगल करके अस्पताल पहुंचते हैं और यहाँ पर फिर लंबी कतारों का सामना करना पड़ता है। एक ही कतार में महिला पुरुष को खड़े कर दिए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम जी प्रशासन उस पे ये कड़े सवाल खड़े होते हैं कि जब अस्पताल पहुंचने तक मरीज जो कष्ट करते हैं वो अलग की होती है, क्योंकि आपको ये खबरें भी चल रही है लगातार कि शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर की जो सड़कें वो काफी गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। जब लोग वहां से इतनी मुकस्सद से पहुंचते हैं अस्पताल के अंदर, उसके बाद भी उन्हें एक लड़ाई लड़नी पड़ती है, टिकट के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। वहीं आपको डॉक्टर से दिखाने के लिए फिर डॉक्टर के पास नंबर लगाना पड़ता है। उसके बाद ना जाने फिर डॉक्टर अगर कोई कमी बता दे तो फिर उन्हें वो कमी को सुधार के फिर वहां पर लंबी कतार में लग जाना पड़ता है। ये काफी जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठते हैं कि जनता क्या 5 साल के लिए वोट लेने के लिए ही बनी हुई है, या फिर वो जब जीत के जनप्रतिनिधि आते हैं तो वो भी कुछ काम करके जो जनता है उन्हें आसानी प्रदान करेंगे। जी, अगर हम बात करें रुपेश, तो प्रबंधक का क्या कुछ बयान या कुछ जानकारी सामने आई है क्या इस मामले को लेकर? इस मामले में तो उनकी कोई जानकारी नहीं आई है। उन्होंने बोले ये जो समस्या है वो हमारे संज्ञान में आई है, हम फिलहाल के लिए वहां पर जो छुट्टी में है उसकी जगह पे दूसरे को अपॉइंट करेंगे। जी, एक बात आप हमें साझा करें, क्योंकि शेख मेडिकल कॉलेज जो है अस्पताल जो है हजारीबाग जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। ऐसे में उस पर कितने जिलों का दबाव है और रोजाना कितने मरीज वहां पहुंचते इलाज को लेकर, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है?
जी आपको बता दें वहाँ लगभग एक दिन में 1200 से ज्यादा टोकन कटते हैं, जो वही 2 काउंटर में 1200 से अधिक टोकन कटते हैं। वहीं अगर आप बात करें आज एक ही काउंटर है तो यह प्रेशर एक ही काउंटर के ऊपर आ जाएगा। साथ ही अगर आपको बात करें तो जो बगल के जिले हैं, जो गिरिडीह हो गए, चतरा हो गए, ये सब प्रमुखता से यहीं पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। साथ में जो बोकारो जिले के भी मरीज यहाँ पर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आते हैं। जी साफ तौर पर रुपेश, कहीं ना कहीं आसपास के जिले के लोग भी आते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती नजर आ रही है। कितना चिंता का विषय है रुपेश? जी ये काफी चिंता का विषय है। अगर लोग अस्पताल में ही अगर इलाज नहीं करवाएंगे, क्योंकि वहां पर लोग खुशी से नहीं जाते हैं, दुखी होकर जाते हैं, और दुख पे ही जब अगर अस्पताल में उनका जो काम है वो नहीं होगा तो ये आक्रोश कहीं ना कहीं दिखेगा। वहीं अगर जनप्रतिनिधि जब वोटिंग के टाइम सिर्फ जनता से जो वादे करके जाते हैं वो भी पूरे नहीं करते, ये भी कहीं ना कहीं सवाल का मुद्दा बन जाता है। जी बिल्कुल रुपेश, कहीं ना कहीं ये सवाल का मुद्दा बन जाता है और जनप्रतिनिधि से लेकर सरकार तक सवाल उठते ही रहेंगे। जानकारी के लिए धन्यवाद रुपेश। तो हम आपको बता रहे थे कि शेख मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति है और एक ही कतार में किस कदर मरीज लगे हुए हैं और परेशानी का सामना कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार से लेकर प्रबंधन मामले में क्या कुछ कदम उठाती है। अब रुख करेंगे हम धनबाद का, जहां गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जेलगोड़ा पंचायत के कालाडीह में रविवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई है। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने एक कुएं से महिला का शव देखा, जिसकी पहचान 25 वर्षीय सुखू कुमारी के रूप में की गई है। सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। परिजनों का आरोप है कि सुखू कुमारी की शादी 2022 में सोनू नामक युवक से प्रेम विवाह के बाद हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल में उस पर अत्याचार और मारपीट की घटनाएं बढ़ने लगी। ग्रामीणों के अनुसार इसको लेकर थाना और पंचायत स्तर पर कई बार बैठकें हुई, मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं निकली। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आप भी सुनिए परिजनों का क्या कुछ कहना है। मामला ये लड़की जेलगढ़ा की है और यहाँ इसका कालाडीह में ससुराल है। यहाँ 25 दिन पूर्व यहाँ आई है। इन लोगों का के पहले जो शादी जो हुआ था ये प्रेम विवाह था दोनों का। प्रेम विवाह के समय में लड़की का शादी कहीं और भी लगा था, तो शादी के टाइम पे किसी वजह से, जैसे इन लोगों का कहना था कि लड़का जो है शादी तोड़वाया है, और उसी विषय में यहाँ आए थे। फिर इन लोगों को शादी के लिए बोला गया, ये लोग मना किए थे। तब केस में गया मैटर, पोस्को एक्ट लगा। पोस्को एक्ट के बाद प्रशासन ने इन दोनों का शादी करवाया था। कोला कुसुमा मंदिर में शादी हुआ था दोनों का। शादी के बाद केस चलता रहा कि जब तक ये लोग ये हो जाएंगे केस को उठा दिया जाएगा। फिर क्या हुआ कि फिर उसी दौरान घर में इन लोगों का झगड़ा हुआ एक बार, जिसमें मारपीट हुआ लड़की के पिता के साथ। उसमें लड़की के पिता जख्मी भी हुए थे और बाद में फिर इन लोग, लड़की मायके में रह रही थी, केस चलता ही रहा था, डेट पे डेट चल रहा था। उसके बाद ही समाज के बैठक में समाज का एक बैठक बुलाया गया कि अगर आप लोगों का आपसी सहमति से आप लोग नहीं रहना चाहते हैं तो दोनों परिवार को बैठा के ये निर्णय लिया गया था कि दोनों से अलग ही रहेंगे। सनू उसको पति है। हाँ शादी 2022 घटना आज रात में नहीं आया हुआ केस उठा गया। हाँ। अब कितना हुआ हम लोग तो मालूम थोड़े है। गोविंदपुर केस चलो केस फुसला क्या रहना। अब रुख हम घटशिला करेंगे, जहां विधानसभा उपचुनाव में सियासी पारा तेजी से बढ़ता जा रहा है। चुनावी मैदान में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। हर दिन बड़े नेताओं की सभाएं और रैलियां हो रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेल वाले बयान ने झारखंड की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री का यह बयान सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर ही हमला नहीं था, बल्कि कहीं निशाना और कहीं निगाहें वाली रणनीति का हिस्सा भी था। कहा जा रहा है कि बिना नाम लिए हेमंत सोरेन ने ऐसा बयान दिया है जिससे चौपाई सोरेन नाराज हो गए हैं और सियासत में नई खींचातानी शुरू हो गई है। अब यह बहस सिर्फ घटशिला तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे झारखंड में राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गई है। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो
कमलेश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा वह बिल्कुल सही था। चलिए आपको भी सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा वह सही कहा है कि शुरुआत जेएमएम से हुई उनकी, और जेएमएम में उनको पूरा सम्मानित किया, सदैव सम्मान देने का काम किया, विधायक भी बनाने का काम किया, मंत्री भी बनाने का काम किया और मुख्यमंत्री भी बनाने का काम किया। तो जो जिस खेत को जोतने की बात हो रही है वह हमारे माननीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो जैसे हैं, रामदास सोरेन जैसे लोगों का भी उस में हाथ रहा है। तो मिलजुल कर लोगों ने उस समय लड़ाई लड़ी और वह खेत जो है आज उपजाऊ बन गया है। झारखंड की खबरों के बाद अब रुख हम बिहार का करेंगे, जहां वर्ष 2005 से पहले महिलाओं के उत्थान को लेकर ना तो कोई ठोस योजना थी और ना ही राजनीतिक इच्छा शक्ति। उस दौर में महिलाएं घर की चारदीवारी से बाहर निकलने से डरती थी। शाम होते ही सड़क पर महिलाओं का दिखना असुरक्षित माना जाता था। सत्ता संरक्षण में पनप रहे अपराधी के भय से लड़कियां स्कूल या कॉलेज जाने से कतराती थी। बेटियों के अभिभावक तब तक बेचैन रहते थे तब तक वह घर नहीं लौट आती थी। यह दावा हमारा नहीं बल्कि यह दावा दूसरे चरण के मतदान के ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार ने की है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने अपने कार्यकाल से संबंधित लंबा संदेश लिखा है। उन्होंने लिखा कि राज्य में लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। नतीजा यह था कि ग्रामीण इलाकों की होनहार बच्चियां प्राथमिक शिक्षा के बाद अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती थी। सरकार की नीतियों में आधा आधी आबादी ना तो कोई भागीदारी थी और ना ही समाज में उन्हें उचित सम्मान या प्रतिनिधित्व प्राप्त होता था। लेकिन वर्ष 2005 के बाद से हालातों में बड़ा बदलाव देखा गया। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई योजनाएं शुरू की गई, चाहे वह साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, आरक्षण नीति या स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता की पहल हो। अब सवाल यह है कि 19 सालों में हुए इन बदलावों को लेकर जनता कितनी संतुष्ट है। 14 नवंबर को होने वाले मतदान में यह तय करेगा कि जनता नीतीश कुमार के कार्यों पर मुहर लगाती है या फिर विपक्षी दलों खासकर राजद के दावे पर भरोसा जताती है। अगली खबर भी बिहार से ही है, जहां विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। मतदान में अब कुछ ही घंटे शेष है और इसी बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया कि प्रथम चरण के मतदान के बाद एनडीए खेमे में गहरा निराशा और भय का माहौल है, जिसके चलते सत्ताधारी पक्ष अब प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी होटल में ठहरकर आधी रात को अफसरों से मुलाकात कर रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे तक बंद कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को धमकाकर महागठबंधन समर्थित बूथों पर कमजोर करने और कार्यकर्ताओं को वोटिंग के दिन तक हिरासत में रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं। आप भी सुनिए तेजस्वी ने क्या कुछ दावा किया है। नमस्कार, आज 9 नवंबर है। दूसरे चरण का प्रचार प्रसार जो है आज खत्म हुआ और पूरा बिहार जो है एक तरफा हो रखा है। बदलाव के लिए जो है मतदान कर रहे हैं लोग, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, माताएं बहनें, नौजवान युवा साथी, चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, कोई वर्ग के हों, सब लोग जो है बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं और इस बार बिहार में परिवर्तन तय है। इसी खलबली में एक बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री, लगातार जो है अधिकारियों को फ़ोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फ़ोन जा रहा है और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है अपने अपने रेंज में वो अधिकारी
कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। हम सभी अधिकारियों से कहेंगे कि भाई संविधान की शपथ आप लोगों ने ली है, न्यायपूर्ण आप लोग काम कीजिए। आप साफ तौर पर तेजस्वी को सुन पा रहे थे। अब देखना होगा कि तेजस्वी के दावे कितने सच होते हैं और चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ कदम उठाता है। फिलहाल खबरनामा में अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।